नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जुलाई महीने पर बेस्ड हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हम इसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामनामी परंपरा गाथा को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किस रूप में मिला है उसे देखते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था रामनामी, और यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी निर्देशक श्री भरत बाला गणपति के द्वारा। यह देखिए, जो डॉक्यूमेंट्री है इसका नाम ही है रामनामी। आपको मालूम होगा, रायगढ़ में हमारी एक ट्राइब है जो कि पूरे शरीर में राम नाम गुदवा कर रखती है, इसलिए इनका नाम पड़ गया है रामनामी। और इसी रामनामी के ऊपर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसे 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में घोषित किया गया। तो ये जो भारत सरकार हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड का आप कह सकते हैं डिक्लेयर करती है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो डिक्लेयर करती है कौन से फिल्म बेस्ट है, कौन से एक्टर बेस्ट है, कौन से डायरेक्टर बेस्ट है, इस टाइप के जो नेशनल फिल्म अवार्ड देती है। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री वर्ष 2024 के लिए जो घोषित किया गया है वह है रामनामी। तो देखिए, पहले तो आप नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में ही समझ लीजिए। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है इंटरटेनमेंट क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, आप इसको आप मान सकते हैं सरकारी तौर पर। तीन कैटेगरीज में ये मुख्यतः दिया जाता है। एक तो आपका दिया जाता है फीचर फिल्म श्रेणी में, जिसमें फिल्म वगैरह होंगे। फिर आपके डायरेक्टर को दिया जाता है इसी कैटेगरी के अंतर्गत, प्रोड्यूसर्स को, फिर आपके एक्टर एक्ट्रेसेस, इन सबको इस श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है, फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत। फिर दूसरी एक श्रेणी होती है नॉन फीचर फिल्म की, इसी के तहत डॉक्यूमेंट्रीज को, फिर हमारे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह को, फिर जो हमारे एनिमेटेड फिल्म्स होते हैं उनको, नॉन फीचर फिल्म होते हैं उनको, इन सबको इसके अंतर्गत अवार्ड दिया जाता है। फिर एक तीसरी कैटेगरी होती है सिंपल मिसलेनियस टाइप की, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह को या फिर कोरियोग्राफर को, इन सबको इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। तो देखिए, हमारा जो इसमें रामनामी ये जो डॉक्यूमेंट्री घोषित की गई है यह नॉन फीचर फिल्म वाली कैटेगरी में आती है, और इसे नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री घोषित किया गया है। तो इसमें आपको मुख्यतः दो चीजें याद रखनी है। एक तो डॉक्यूमेंट्री का नाम ही आपको याद रखना है रामनामी, और दूसरा निर्देशक का नाम याद रखना है भरत बाला गणपति। इनके नाम में देखिए बाला है, परंतु ये है पुरुष, मेल पर्सनालिटी है। सेकंड, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत की 1000 अनकही कहानियों पर ये अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अलग से इनका यूट्यूब चैनल है वर्चुअल भारत करके, उन पर ये सब डॉक्यूमेंट्री ये डालते रहते हैं, तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा लेखा जोखा रामनामी डॉक्यूमेंट्री का। इस डॉक्यूमेंट्री ने क्या किया है, परंपराओं जीवन मूल्यों का अत्यंत संवेदनशील एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करके देश दुनिया का ध्यान इस ट्राइब की ओर थोड़ा आकर्षित किया है। हालांकि ये जो अभी अयोध्या का राम मंदिर उद्घाटन हुआ था उसमें भी यह जो ट्राइब था बहुत चर्चा में रहा था। फिर हम देखते हैं सहकार प्रेरणा सम्मान। यह सहकार प्रेरणा सम्मान क्या है, तो भारत सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय है जो 2021 में गठित किया गया था, इसके इस वर्ष क्या हुए, 5 वर्ष पूरे हुए। ये 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा गया था। और यह विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या किया गया, इस मौके में देश भर से जो सहकारिता के क्षेत्र में या फिर महिला स्व सहायता समूह के क्षेत्र में या महिला आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में यानी सेल्फ डिपेंडेंस के क्षेत्र में जो भी समूह, जो भी ग्रुप वगैरह काम कर रहे हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया है, उनको राजधानी दिल्ली बुलाया गया था और एक सम्मान से, राष्ट्रीय सम्मान सहकार प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसे ही देश से बहुत सारे स्व सहायता समूह या फिर आप कह सकते हैं सहकारिता समूह, ये सब वहां गए थे। तो इसमें शामिल हुआ था छत्तीसगढ़ से एक समूह जिसका नाम है अनंत महिला स्व सहायता समूह, और यह बिलोंग करता है जशपुर से, जशपुर के पंचक्की क्षेत्र से। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होगी। 2021 में हमारा जो सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ था उसके इस वर्ष 5 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा था। और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर से सहकारिता समूह हो गए या महिला स्व सहायता समूह हो गए जो कि महिला आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको बुला करके सम्मानित किया। और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों में से एक समूह छत्तीसगढ़ का भी था जिसका नाम है अनंत महिला स्व सहायता समूह। यह बिलोंग करता है स्व सहायता समूह जशपुर से, जशपुर में पर्टिकुलरली पंचक्की से। तो इन्होंने क्या किया, यह जो अनंत महिला स्व सहायता समूह है ये करता क्या है आखिर, तो ये मुख्यतः आप कह सकते हैं वन धन विकास केंद्र से संबंधित है। वन धन विकास केंद्र मतलब अब आप समझिए, जो वनोत्पाद कलेक्ट करते हैं उनकी प्रोसेसिंग करना, फिर उनके हर्बल प्रोडक्ट वगैरह बनाकर बेचना, यह मुख्यतः इनका काम होता है। और इन्होंने इतना शानदार काम किया कि वर्ष 2024-25 के दौरान इन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे आपके महुआ, इमली या और कोई अन्य लघु वनोपज हैं, इनकी बिक्री करके 36 लाख रुपए इन्होंने अर्न किए हैं। तो 36 लाख रुपए इन्होंने एक साल में अर्न किए हैं। लगभग 10 इसके अंतर्गत महिलाएं काम करती हैं, तो आप सोचिए साल भर में इन्होंने 3 लाख रुपए से अधिक खुद से अर्न किया है। इसलिए इनकी ये जो काम इन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया है, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए सहकारिता मंत्रालय द्वारा इन्हें सहकार प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये चीजें आप याद रखिए, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, अनंत महिला स्व सहायता समूह।
तीजन बाई के बारे में देखते हैं। इस महीने जो हमारा 5 जुलाई 2026 इस दिन इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में आप जो भी सामने होने वाले एग्जाम है उसमें आप प्रश्न देख सकते हैं। इंटरव्यूज में भी आप हो सकता है आपसे कुछ कुछ इनके बारे में पूछा जाए, तो कुछ बेसिक जानकारी इनके बारे में आपको रखनी आवश्यक है। तो इनका निधन हुआ 5 जुलाई 2026 को, बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है। पंडवानी के क्षेत्र में आप कह सकते हैं सबसे ऊंचा कद छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में इन्हीं का था। अब देखते हैं उनकी जगह कौन ले सकता है। वैसे तो यह बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है, ये जो रिक्त स्थान है भरा नहीं जा सकता है। इनका जन्म जो हुआ था 24 अप्रैल 1956 में हुआ था, गनियारी गांव, जिला दुर्ग से ये बिलोंग करती थी। पिता के नाम इनका हुकुमचंद परधा, माता सुखवती बाई, नाना का नाम था ब्रजलाल परधा। कहीं कहीं पर इनके नाना का नाम ब्रजलाल पारधी भी मिलता है, क्योंकि ये पारधी जनजाति से थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पंडवानी की जो प्रारंभिक शिक्षा है इनको यानी तीजन बाई को इनके नाना ने ही दी थी, यानी ब्रजलाल पारधी जी इनके प्रथम गुरु थे। इन्होंने पहला सार्वजनिक मंच प्रदर्शन 13 वर्ष की आयु में ही किया था। और पंडवानी की एक कपालिक शैली में ये पंडवानी की गाथा गाती थी। देखिए पंडवानी में दो शैली हमारी होती है, एक होती है वेदमती और एक होती है कपालिक शाखा। वेदमती को हम शास्त्र सम्मत गायन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो शब्द क्या लगा हुआ है, वेद लगा हुआ है। कपालिक शाखा यानी कपाल माने होता है मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क में सारी चीजें आपको ज्ञात है, सारी चीजें आपको कंठस्थ है, और वहीं से आप गायन करके फिर पंडवानी का प्रदर्शन करते हैं, वहां गाथा गायन वगैरह करते हैं। तो ये जो मुख्यतः थे कपालिक शैली में ये गाती थी। इनसे पहले किसी महिला ने कपालिक शैली में ट्राई नहीं किया था, मुख्यतः पुरुष ही कपालिक शैली में गाथा गायन करते थे पंडवानी की। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं वेदमती नहीं, कपालिक शाला में ही, कपालिक शैली में ही मैं पंडवानी गाना ज्यादा पसंद करूंगी। तो इन्होंने पंडवानी गाथा का गायन कपालिक शैली में इन्होंने ही शुरू किया, महिला होकर के। इनसे पहले केवल पुरुषों द्वारा ही इस शैली में गाया जाता था। इनके प्रसिद्ध प्रदर्शन यदि आप देखें तो कई इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देशों में प्रस्तुतियां की है, 17 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति दी है। इसके लिए इनको कई पुरस्कार भी मिले, जैसे 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 2003 में यदि आप देखें तो पद्म भूषण इन्हें प्राप्त हुआ है। 2018 में जापान के सरकार द्वारा फुकुओका पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और वर्ष 2019 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तो आप जरूर याद रखिएगा। लगभग आप ट्रिक बना सकते हैं, 15-15 साल के डिफरेंस में इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। आप देखिए 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और फिर 2019 में पद्म विभूषण। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको इनके बारे में ध्यान रखनी आवश्यक है। तंबूरा है ये जो पंडवानी कपालिक शैली में जो गाती थी उनमें ये हाथ में तंबूरा लेकर के गायन करती थी। वीबी जी राम जी योजना के बारे में देखते हैं। यह जो योजना है वैसे देश भर में 1 जुलाई से लागू हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे अपने राज्य में 2 जुलाई से इसे लागू कर दिया है। इसका फुल फॉर्म पहले आप देखिए, वीबी जी राम जी का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो यह चूंकि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रामीण भी मिल जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हुआ, नोटिफाई इसे कर दिया गया था 1 जुलाई से। धरातल पर यह मुख्य रूप से 2 जुलाई को लागू है। खैर आप 1 जुलाई ही डेट याद रखिए। छत्तीसगढ़ में इसके मुख्य प्रावधान क्या है? मुख्यतः जो केंद्र सरकार के प्रावधान है वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रावधान है, बस मजदूरी दर और थोड़े उसके तरीके, इन चीजों को लेकर के हल्का फुल्का डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। पहले क्या होता था, 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। दैनिक मजदूरी, पुरानी मजदूरी दर यानी मनरेगा के अंतर्गत जो हमको मजदूरी दर मिल रही थी मजदूरों को, वह 261 रुपए प्रतिदिन की मिल रही थी। इसमें 39 रुपए की वृद्धि की गई है। तो दैनिक मजदूरी अब जो वीबी जी राम जी के अंतर्गत जो भी मजदूरी करेंगे उन्हें 300 रुपए की दैनिक मजदूरी मिलेगी, यानी एक दिन के 300 रुपए। भुगतान 7 से 15 दिन यानी 1 से 2 हफ्ते के भीतर सीधे उनके खातों में यानी डीबीटी में किया जाएगा। इसीलिए बीच बीच में इनका केवाईसी भी किया जाता है मजदूरों का, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है वो प्रथम स्थान पर रहा था। लगभग 90% से भी अधिक मजदूरों का छत्तीसगढ़ सरकार ने केवाईसी पूरा कर दिया था इसके लिए। अब ये जो वीबी जी राम जी है, इसके अंतर्गत हमारे प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या रहेंगे? जल संरक्षण के अवसंरचना निर्माण करना, जैसे तालाब निर्माण, चेक डैम वगैरह निर्माण करना, बोरी बंधान, जल संरक्षण से अन्य जुड़े काम, कुएं वगैरह हो गए या सिंचाई संबंधी कुछ काम हो गए, इन सबसे जुड़े हुए काम ये करेंगे। फिर मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करने का ये काम करेंगे। खेतों से सड़क तक संपर्क मार्गों का निर्माण, यानी कि जो हमारे जिसे बोला जाता है रद्दा वगैरह, जो आप जाएंगे कच्ची सड़क जो बनी रहती है ना गांवों में खेत को जोड़ने के लिए, या फिर रिहायशी इलाकों से खेत तक जाने के लिए, उन सड़कों का ये निर्माण करना इनके अंतर्गत हो सकता है। आजीविका संवर्धन अवसंरचनाएं निर्माण करना या ऐसे बनाना, जैसे महिला स्व सहायता समूह हो गए, एफपीओ हो गए,
या हमारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, इसके लिए आजीविका मूलक संरचनाएं बनाना। फिर आपदा प्रबंधन का काम करना, जैसे बाढ़ या भारी बारिश से बचाव के लिए कुछ रिटेनिंग वॉल बना दिए, यानी कि यदि कोई नदी नाले आसपास भर रहे हैं, वहां पर लगातार बाढ़ आने की समस्या रहती है, तो वहां पर एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया जाता है, जिसे बोला जाता है रिटेनिंग वॉल। या फिर जल निकासी की व्यवस्था करना, गांवों में ड्रेनेज वगैरह के निर्माण करना, ये सारे काम इसके अंतर्गत मुख्यतः प्राथमिक फोकस क्षेत्र के रूप में रखे गए हैं। एक है जल संरक्षण, फिर है ग्रामीण बुनियादी ढांचा के लिए आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन। अब इसमें क्या किया गया है, कृषि कार्य के लिए विशेष छूट दी गई है, यानी वर्ष में कुल 60 दिनों का नो वर्क पीरियड दिया गया है। नो वर्क पीरियड किस लिए दिया गया है, क्योंकि ये जो बुआई का मौसम होता है, सावन भादो, या जो आप बोल सकते हैं मानसूनी मौसम है, उसमें ये इनको खेतों वगैरह में आसानी से काम मिल जाता है, इसलिए इन 60 दिनों को इन्होंने नो वर्क पीरियड के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। इन 60 दिनों में इनको छुट्टी रहेगी, ये जाकर के अपना आसानी से खेतों में काम कर सकते हैं। वित्तीय ढांचा यहाँ पर 60:40 का रखा गया है, यानी जो भी खर्च आएगा, यानी जितने भी, जैसे एक राज्य के अंतर्गत सपोज आप मान लीजिए 10,000 मजदूर इस वीबी जी राम जी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो इनके वेतन का जितना भी हिस्सा बनेगा उसमें 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, और बाकी जो 40% है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसका मतलब यह है 60:40 के अनुपात में यह जो भी खर्चा है वह वहन किया जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। मुख्यतः इस पर तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, 100 से 125। फिर दैनिक मजदूरी दर अभी हाल में क्या है, 300, और इनका विशेष फोकस क्षेत्र क्या है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत इसमें ध्यान रखनी है। छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन के बारे में देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा एआई मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, यही है कि छत्तीसगढ़ को हमारे एआई क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। वैसे मुझे लगता है यह नीति बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने थोड़ी सी देर कर दी है, क्योंकि कर्नाटक है, या आपका आंध्र प्रदेश है, या आपका जो महाराष्ट्र है, या आपका जो गुजरात है, ये बिल्कुल पहले ही ये सब नीतियां वगैरह ला चुके हैं। खैर जैसा भी है, सभी की यात्रा कहीं ना कहीं पर शुरुआत होती है। यात्रा कब शुरू हो रही है इस पर यह सारी चीजें डिपेंड नहीं करती है, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रही है इस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने एआई मिशन जो है राज्य का वह लॉन्च कर दिया है। इसके लिए बजट 500 करोड़ का रखा गया है। अब इसके अंतर्गत योजनाएं क्या है वह हम देखते हैं, किस तरीके से एआई मिशन जो है राज्य में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। बुनियादी ढांचा किस रूप में, राज्य भर में देखिए 100 एआई डेटा लैब बनाए जाएंगे, और साथ में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। ये 100 एआई डेटा लैब का क्या मतलब है, ये 100 एआई डेटा लैब ऐसे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में पावर डेटा लैब्स बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, जो हमारे डेवलपर्स हो गए, वो एआई रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं, एआई की बेटर यूज कर सकते हैं, एआई ऐप वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैसे क्या होता था शुरुआत में जब कंप्यूटर आया था, तो इसी प्रकार से कंप्यूटर लैब बनाए जाते थे, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता था, टीचर्स को ट्रेन किया जाता था। यदि कुछ बच्चे सीख गए तो आकर के यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाएगा, एआई डेटा लैब बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर सिखाया जाएगा, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। यदि कोई बच्चे सीख गए हैं तो एआई का यूज कर सकते हैं, एआई एप्स बना सकते हैं, सारे काम ये कर सकते हैं। फिर ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, ये बिल्कुल हाई लेवल एआई रिसर्च लैब होंगे, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। एआई से जुड़े यहाँ पर रिसर्च वगैरह किए जाएंगे, हाई पावर रिसर्च यहाँ पर किए जाएंगे। और फ्यूचर में जैसे हमारा डिफेंस क्षेत्र हो गया, या हमारा मेडिकल क्षेत्र हो गया, या हमारा एजुकेशन क्षेत्र हो गया, उसमें हम एआई का किस तरीके से बेटर यूज और बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर यहाँ पर रिसर्च होगी। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एआई का बेहतर यूज कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च होगी। तो ये सब काम यहाँ पर किया जाएगा 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत। प्रशिक्षण आप देखिए, लगभग 6 लाख छात्रों को एआई ट्रेन स्टूडेंट बनाने का निर्णय किया गया है राज्य सरकार द्वारा। फिर लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्टार्टअप और सेवाएं में यदि हम देखें तो सुशासन बेहतर बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सार्वजनिक सेवाएं विकसित की जाएंगी। एआई आधारित सेवाएं यहाँ पर विकसित की जाएंगी, जैसे आप देखते हैं ना बीच में जैसे संगवारी ऐप वगैरह बन गए हैं, या अन्य इसी प्रकार के जो नागरिक सुविधाओं के लिए ऐप बनते हैं, उसमें जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप अपने एंड से डालते हैं, और यह बैक एंड से जो एआई है वह उसे सेग्रीगेट करता है। जो सेग्रीगेट करते हैं, यानी जिसकी डिमांड एक टाइप की होगी उसको एक और, जैसे किसी को आधार कार्ड बनाना है, 50 लोगों की डिमांड आई आधार कार्ड बनाने की, 70 लोगों की डिमांड आई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की, तो इस प्रकार से सेग्रीगेट करके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भेजता है। यह होता है एआई का काम। तो ऐसे ही 50 से अधिक एआई आधारित सार्वजनिक सेवाएं विकसित की जाएंगी। फिर 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें सहायता मिलेगी। इसी के लिए क्या किया गया है, नई स्टार्टअप नीति भी लाई गई है, जो इस वर्ष फरवरी वगैरह के आसपास जो है लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिलाकर की योजना ये है कि बुनियादी ढांचा क्रिएट किया जाएगा। राज्य भर में 100 एआई डेटा लैब बनाए जाएंगे, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे,
जगह इनका अभी फिक्स नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो 5 संभाग के 5 मुख्यालय है उन पे ये विकसित किया जाएगा। 6 लाख छात्रों को, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा। 50 से अधिक एआई आधारित सार्वजनिक सेवाएं विकसित की जाएंगी। 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी। इसके लिए 5 पिलर्स जो डिसाइड किए गए हैं वह है एआई कौशल विकास, जिसकी बात अभी हमने की, क्या 6 लाख छात्रों को और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को ट्रेन किया जाएगा। फिर यदि हम देखें नवाचार स्टार्टअप, इसकी भी बात अभी हमने की, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स वगैरह को डेवलप किया जाएगा, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी समस्याएं हल की जाएंगी। जागरूकता एवं आउटरीच बढ़ाया जाएगा, यानी एआई तकनीक जो है उसे अधिकाधिक जनता तक पहुंचाया जाएगा, उनका डर दूर किया जाएगा एआई से। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाएगा। साथ में हमारे जो डिजिटल डिवाइड जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, उसको कम किया जाएगा। आप समझिए जो लगभग 1 साल पहले एक डिजिटल सर्वेक्षण आया था, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में मात्र 5% लोग ऐसे थे जिन्हें ईमेल भेजना और ईमेल पढ़ना आता था। तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी जो है वह बहुत कम है। तो ऐसे डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए एआई का यूज़ कैसे किया जाए, इन सब का काम इसमें जागरूकता आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत संदर्भित किया जाएगा, देखा जाएगा। फिर सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई, इसके बारे में भी जो क्षेत्र वगैरह है, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई का उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखा जाएगा। डेटा सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। एआई का एथिकल यूज कैसे किया जाए, इसके बारे में सोच विचार वगैरह किया जाएगा, इसके बारे में नीति बनाई जाएगी। फिर शासन में एआई के उपयोग की यहाँ पर चर्चा की गई, यानी सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए कैसे एआई का उपयोग किया जा सकता है। जैसा अभी हमने देखा कि 50 से अधिक एआई आधारित सार्वजनिक सेवाएं विकसित करने की यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे ऑटोमेटेड सर्टिफिकेट है, आजकल देखा जा रहा है ना कि आप यहाँ पर अपने डिटेल्स डालो और कुछ मिनटों के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट या फिर तुरंत के तुरंत आपके सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। वो कैसे होते हैं, वो एआई के थ्रू ही डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये इसके मुख्यतः 5 स्तंभ रखे गए हैं राज्य एआई मिशन में। तो इसमें मुख्यतः आपको चीजें याद रखनी है। बजट इसका 500 करोड़ रुपए रखा गया है। राज्य भर में 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है। 6 लाख छात्र, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा। 50 से अधिक एआई आधारित सार्वजनिक सेवाएं विकसित की जाएंगी। 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, इनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। फिर इनके 5 स्तंभ भी आप याद रख सकते हैं, एआई कौशल विकास, नवाचार स्टार्टअप, जागरूकता आउटरीच, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई और शासन में एआई का उपयोग। इतनी चीजें आप इसमें याद रख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लाया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित किया गया है। यह पारित हुआ 16 जुलाई 2026 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्योग राज्य में उद्योग कारोबार स्थापना और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालन जो उद्योग लगाने के लिए स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं उनको कम करना, साथ में एमएसएमईज के लिए अधिक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, तेज यानी फास्ट, उद्यम अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना, यह इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसे हम 1 बाय 1 देखते चलते हैं इजी लैंग्वेज में कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह पारित किया गया था 16 जुलाई 2026 को। अब देखिए, राज्य में जब नया उद्योग, नया व्यापार लगाना होता है या नया व्यापार स्थापित करना होता है, तो होता क्या है, जो इसे शुरू करने की प्रक्रिया है वह थोड़ी जटिल होती है। आपको बहुत सारी जगहों से क्लियरेंस लेना होता है, बहुत सारे लाइसेंस आपको एक्वायर करने होते हैं, जमीन देखना होता है। ये सारी चीजें थोड़ी सी टिपिकल होती है, थोड़ी टाइम टेकिंग होती है और थोड़ी जटिल होती है। बहुत जल्दी बाहर के व्यक्ति को समझ नहीं आती, समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि स्टेट की पॉलिसीज क्या है। तो इसे ही आसान बनाना, बहुत ही ईजी इसे बनाना और साथ में इसे ट्रांसपेरेंट बनाना, इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। और इस विधेयक में आखिर प्रावधान क्या क्या है ये भी हम देखते हैं। तो पहले हम विधेयक के बारे में देखते हैं। इस विधेयक, ये देखिए इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम लागू करने वाला देश का ऐसा यह पहला राज्य बना है। जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, ये आपको थोड़ा पॉइंट रखने वाला बात है, पॉइंट याद रखने वाला बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक की बात नहीं हुई, जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम की बात हो रही है। जोखिम आधारित का क्या मतलब है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, उद्योगों को जोखिम के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। आप देखिए, लो रिस्क जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो अलग होते हैं, फिर एक मीडियम रिस्क वाले इंडस्ट्रीज होते हैं, फिर एक हमारे हाई रिस्क वाले इंडस्ट्रीज होते हैं। सपोज जैसे मैं आपसे बात करूं, किसी को कपड़ा मिल खोलना है या फिर टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू करना है या फिर कोई आईटी कंसल्टेंसी सर्विस ही शुरू करना चाह रहा है, और साथ में यदि हम हाई रिस्क में देखें, यदि कोई यहाँ पर पटाखा उद्योग लगाना चाह रहा है, पटाखे वगैरह जहाँ पर निर्मित किए जाए, तो यहाँ पर आप देखिए जो आईटी कंसल्टेंसी सर्विस है या कोई कपड़ा मिल खोलना चाह रहा है, टेक्सटाइल मिल खोलना चाह रहा है, उसमें उतनी रिस्क नहीं है आग वगैरह की या फिर किसी प्रकार के दुर्घटना की, इसलिए इन्हें रखा जा रहा है लो रिस्क में। फिर हाई रिस्क में जैसे आपका फार्मास्यूटिकल वगैरह हो गए या फिर आपके केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गए, फिर आपके पटाखा निर्मित उद्योग हो गए या स्टील फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी जो फैक्ट्रीज हैं ये सब हाई रिस्क है,
क्योंकि किसी में गैस के लीक होने का खतरा है, किसी में आगजनी का खतरा है, किसी में विस्फोट का खतरा है, ये हमारे हो जाते हैं हाई रिस्क कैटेगरी के अंतर्गत। फिर इन दोनों के बीच में आ जाते हैं मीडियम कैटेगरीज वाले, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह हो गए, या हमारे राइस मिल हो गए, या हमारे होटल्स वगैरह हो गए। ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे मीडियम रिस्क कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया है, रिस्क के आधार पर उद्योगों को डिवाइड कर लिया है और उसके आधार पर हमने अलग अलग प्रावधान लाए हैं, और जो ये प्रावधान है उसको एक अधिनियम में क्लब किया है। इसलिए इसे बोला जा रहा है जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, और इसे लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसके प्रावधान देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत या इस विधेयक के तहत जो हमारे प्रावधान है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला तो अभी हमने चर्चा किया, जोखिम आधारित वर्गीकरण किया गया है। उद्योग व्यवसाय को संचालन प्रकृति के आधार पर विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कम जोखिम वाले उद्योग, जैसे हमने देखा कपड़ा मिल, आईटी कंसल्टेंसी सर्विस, या किसी प्रकार की अन्य रिटेल सर्विस वगैरह है, या एमएसएमई के अंतर्गत, और अन्य जैसे अगरबत्ती वगैरह के लगाने हैं, तो ये सब छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको लो रिस्क कैटेगरीज के अंतर्गत रखा गया है। फिर जो हमारी मीडियम रिस्क है उसमें फूड प्रोसेसिंग, होटल, राइस मिल, इन सबको रखा गया है। फिर यदि हाई रिस्क के अंतर्गत आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल, केमिकल प्लांट, स्टील फैक्ट्री, पटाखे, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं या ये सब जो उद्योग है उन्हें हाई रिस्क के अंतर्गत रखा गया है। तो कम जोखिम वाले उद्योग हैं, इनको जो है स्वीकृति त्वरित मिल जाएगी। अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं जो वो सरल होगी कि ये सारी चीजें रहनी है आप में। बहुत सारे जैसे फायर एनओसी है या एनवायरमेंटल एनओसी, ये तो इनको जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि इसमें इनका खतरा जो है लगभग बहुत ही कम होता है। फिर बड़े उद्योगों के लिए डीम्ड अप्रूवल की यहाँ पर बात कही गई। डीम्ड अप्रूवल यानी क्या होता है, मान लिया जाए कि अप्रूवल दे दिया गया, इसे बोला जाता है डीम्ड अप्रूवल, यानी मान लिया गया है कि अप्रूवल दे दिया गया। किस कंडीशन में ऐसा माना जाएगा, यदि कोई बड़ा उद्योग लगाने वाला है, इसने एनओसी वगैरह के लिए या लाइसेंस वगैरह के लिए या किसी प्रकार के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन बहुत समय से दे रखा है, और यदि सरकार या प्रशासन द्वारा उसे 30 से 60 दिनों के अंतर्गत एप्लीकेशन को अप्रूवल नहीं दिया जाता या एनओसी वगैरह प्रदान नहीं की जाती, तो यह मान लिया जाएगा कि इस बड़े उद्योग को अप्रूवल जो है वह दे दिया गया है। इसे बोला जा रहा है डीम्ड अप्रूवल। इससे क्या होता है, रेड टेपिज्म वगैरह घटेगा। ऐसी प्रशासन की आप कह सकते हैं योजना है कि रेड टेपिज्म घटे, यानी लाल फीताशाही वगैरह घटे। हालांकि ये थोड़ी दो धारी तलवार टाइप की है, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो और उसमें कई प्रकार के खतरे हैं जिसको एनालिसिस करने में टाइम लगे। हालांकि ये एक्सेप्शन है और इसके लिए कुछ एक्सेप्शनल डेज भी लग सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स होते हैं जो देखे जा सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर हमारी बात थी कम जोखिम वाले उद्योग, इनको स्वीकृति तुरंत मिलेगी। अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं भी सरल होगी। बड़े उद्योगों के लिए डीम्ड अप्रूवल वगैरह की सुविधा यहाँ पर होगी। फिर लाइसेंसी का सरलीकरण किया गया है, यानी कई मामलों में लाइसेंस, परमिट, इन सबके वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। जैसे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होती है या आप एनवायरमेंटल जो प्रदूषण वाला करवाते हैं उसको समय समय पर क्या करना पड़ता है, हमको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ऐसे जो यहाँ पर उद्योगों के भी लाइसेंस होते हैं उनको भी वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। फिर दायरा क्या किया गया, प्रथम चरण में 8 विभागों की 43 सेवाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे हमारे श्रम विभाग हो गए, या आप कह लीजिए पर्यावरण विभाग हो गए, या आप कह लीजिए जो अग्निशामक यानी फायर डिपार्टमेंट होता है उसे, या फिर आप कह लीजिए ऊर्जा विभाग यानी एनर्जी डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नगरीय प्रशासन, इस प्रकार के अन्य कई विभाग हैं, इनकी कुल 43 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। फिर इसका प्रभाव हमें किसमें देखने को मिलेगा, लगभग 15 लाख एमएसएमई उद्यमियों को इसके अंतर्गत लाभ की उम्मीद है। कैसे उम्मीद है कि आप देखिए यहाँ पर जो भी स्वीकृति है जोखिम आधारित, तो जो वर्गीकरण किया गया है उद्योग लगाने के लिए जो स्वीकृति है उसे आसान बनाया गया है। कई मामलों में तो हमारी जो लो रिस्क, आप कह सकते हैं जो लो रिस्क हमारे उद्योग लगेंगे उसके अंतर्गत आपको एनओसी की जरूरत ही नहीं, आपको एक सेल्फ अप्रूवल बस देना होगा। जैसे हम कोई साइट में लॉगिन करते हैं तो ऊपर हमारे यहाँ कंडीशन लिखे रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, नीचे छोटा सा चेक बॉक्स होता है आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, वैसा वाला यहाँ पर केवल जो भी डेटा पॉइंट्स लिखे होंगे उसमें आपको केवल सेल्फ अप्रूवल देनी होगी, यहाँ पर साइन करना होगा और आप जाकर सबमिट कर दो, और अपना इंडस्ट्री वगैरह जो भी उद्योग लगाने के लिए आप बिल्कुल तरीके से कह सकते हो कि बिल्कुल तैयार हो, आप किसी प्रकार से प्रशासन को दिक्कत नहीं। परंतु ये केवल लो रिस्क के लिए है, जिसमें इस प्रकार की जोखिम भरे काम बहुत कम होने वाले हैं। तो ऐसे कई प्रावधान रखे गए हैं, इसी के लिए बोला जा रहा है लगभग 15 लाख एमएसएमईज को यहाँ पर लाभ मिलने की उम्मीद है। अब हम चलते हैं इसमें, इसके कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र बनाया गया है जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है। इसमें क्या जिला स्तरीय समितियां बनेंगी, सबसे पहले तो समिति बनाई जाएगी जिला स्तर की, और उस समिति के जो अध्यक्ष होंगे ऑब्वियसली कलेक्टर होंगे, जिला मुखिया होते हैं। तो एमएसएमईज के अंतर्गत इनको लाइसेंस समय में दिया जा रहा है कि नहीं, फिर एनओसी वगैरह के काम ठीक चल रहे हैं कि नहीं, बाकी सारी चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं, रेड टेपिज्म तो नहीं हो रहा, इस प्रकार की जो देखभाल करेंगे, जिनके ओवरसी करेंगे, देखेंगे सुपरवाइजरी काम, ये करेंगे जिला कलेक्टर।
फिर राज्य स्तरीय समिति जो बनाई जाएगी उसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। यह यदि दो से अधिक विभागों के बीच यदि कोई टकराव है तो उसे सुलझाने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों के बीच जो है समन्वय बनाने का ये काम करेंगे। ये सारी चीजें काम जो है मुख्य सचिव करेंगे ताकि राज्य में निवेश लगातार आता रहे, निवेश ना रुके। फिर एक कार्यकारी परिषद समिति बनाई जाएगी, उसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ये क्या करेंगे, जैसे किसी प्रकार के कानून में सुधार की आवश्यकता है, किसी कानून में बदलाव की आवश्यकता है, नए विभाग को किसी में जोड़ना है या घटाना है, या अन्य कहीं पर इन्वेस्टर समिट वगैरह लगाने हैं उसके लिए परमिशन, या किसी में छूट देना है, किसी की समीक्षा करनी है, तो ये सारे काम जो है इसके लिए जो परमिशन लगेगी इस कार्यकारी परिषद की समिति लगेगी जिसके चेयरमैन होंगे मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से यह पूरा अधिनियम जो है कार्यान्वित किया जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर यही चीजें ध्यान रखनी है, छत्तीसगढ़ जो है जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। 3 इसमें समितियां होंगी कार्यान्वयन तंत्र में। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, और जिला स्तरीय समिति के जो हमारे चीफ होंगे यानी अध्यक्ष होंगे जिला कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में 4 नए औद्योगिक पार्क जो है इनके विकास को मंजूरी दी गई है। और ये 4 औद्योगिक पार्क कहाँ निर्मित होने वाले हैं तो ये हम देखते हैं। एक तो है हमारा पटेवा में जो कि स्थित है राजनांदगांव में। यहाँ पर स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई यहाँ पर उद्योग वगैरह स्थापित किए जाएंगे। तो स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, क्लस्टर यानी होता है समूह, तो स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आपके स्पेस से जुड़े हुए भी हो गए, डिफेंस से जुड़े हुए भी हो गए, फिर आपके एरो स्पेस वगैरह से जुड़े हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। यानी हाई प्रिसीजन जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है वो इस क्लस्टर के अंतर्गत इंडस्ट्री स्थापित किए जा सकते हैं। ये होगा हमारा राजनांदगांव में। फिर जांजगीर चांपा के अंतर्गत सलखान में, धमतरी के अंतर्गत धूम्रपाली में, और बस्तर के अंतर्गत नियानार, यहाँ पर लगाए जाएंगे मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो यहाँ पर मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आप कह सकते हैं जैसे कृषि फूड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह हो गए, या फिर हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर आप कह सकते हैं रेडीमेड गारमेंट की हमारी जो इंडस्ट्री हो गई, फर्नीचर क्लस्टर हो गए, हर्बल प्रोडक्ट हो गए। इस प्रकार के जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग थोड़े बहुत उद्योग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसे बोला जा रहा है मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो इन 3 जिलों में आप कह सकते हैं मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाए जाएंगे, जांजगीर चांपा, धमतरी और बस्तर में। और राजनांदगांव के पटेवा क्षेत्र में स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के अंतर्गत मुख्यतः स्पेस मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसी प्रकार से 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 5 शासकीय नए मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ लगेंगे, एक तो हमारा दंतेवाड़ा के अंतर्गत गीदम में, फिर फुनपुरी क्षेत्र जो कि स्थित है जशपुर में, मनेनगढ़ एमसीबी जिले में, जांजगीर चांपा में, फिर एक कबीरधाम में। इस प्रकार से 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। और सभी में 50-50 सीट एमबीबीएस की होंगी। इससे क्या होगा, राज्य में 250 सीटों की वृद्धि होगी, यानी 250 नए एमबीबीएस सीट जो है वो उनका विस्तार होगा छत्तीसगढ़ राज्य में। अनंत पद्मनाभ प्रतिमा, इनका अनावरण किया गया है। अनंत पद्मनाभ प्रतिमा जो है मुख्यतः विष्णु भगवान की प्रतिमा होती है। अनंत यानी अनंत जो बोला जाता है वो शेषनाग को बोला जाता है, और पद्मनाभ यानी जिनकी नाभि से पद्म यानी कमल फूल निकल रहा है, यह विष्णु भगवान के नाभि से निकलता है, इसलिए इस प्रतिमा को बोला जाता है अनंत पद्मनाभ प्रतिमा। ऐसे जो शेषनाग की शैया है उस पर विष्णु भगवान जो आराम कर रहे हैं उसे बोला जाता है अनंत पद्मनाभ प्रतिमा। यह प्रतिमा का अनावरण किया गया है नवा रायपुर में। 130 टन के एकल पत्थर यानी एक ही पत्थर से इसका नक्काशी करके बनाया गया है। कोणार्क मंदिर के पारंपरिक शिल्प शैली से यह प्रेरित है। देवशयनी एकादशी पर यह विशेष आकर्षण का आप कह सकते हैं कारण बनेगा। यह मुख्यतः आपके पुरखौती मुक्तांगन है, वहां पर इसका अनावरण किया गया है। ये चीज आप थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं। लंबाई इसकी है लगभग 30 फीट की। फिर देखते हैं राज्य का पहला कार्यात्मक खुला जेल, जो खुला जेल है वह निर्मित किया गया है, और यह निर्मित किया गया है आपके जिला बेमेतरा में। यहाँ पर शायद यह लिखा नहीं हुआ है, यह खोला गया है जिला बेमेतरा में, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। जिला बेमेतरा में इसका अनावरण किया गया, इसे खोला गया है। 25 से 30 एकड़ क्षेत्रफल में इसका निर्माण किया गया है, यानी 10.20 हेक्टेयर भूमि में इसका निर्माण हुआ है। 23 करोड़ की लागत से इसे निर्मित किया गया है। 200 कैदियों को रखने की क्षमता इसमें है, और इसमें सुविधा क्या होगी, परिवार के साथ रहने की इसमें सुविधा होगी। अब कैदी है तो परिवार के साथ कैसे रहेगा, तो देखिए इसमें वो कैदी रखे जाएंगे, यानी वही अनुशासित कैदी रखे जाएंगे जिनकी सजा पूरी होने में लगभग 1 वर्ष का ही समय बचा हो, जो बहुत ज्यादा अनुशासित हो, जिनके व्यवहार में परिवर्तन आया हो, जो फ्यूचर में देखकर ऐसा लगता है कि देश के जिम्मेदार ये नागरिक बनेंगे, इन्हें अपने किए पर पछतावा है, आगे ऐसी चीजें वो नहीं करेंगे। इस प्रकार के जिसमें गुण देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी सजा का
90% लगभग काट लिया है। केवल 1 वर्ष का समय जिनकी सजा कटने में बचा हो उनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी जाएगी, ताकि क्या होता है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक, यदि सपोज कोई 10 वर्ष की सजा काट रहा है, 9 वर्ष उसने पूरे किया, आजकल तो 1-1 वर्ष में पूरा समय बदल जा रहा है, तो इसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं समाज के साथ घुलने मिलने की ट्रेनिंग टाइप आप बोल सकते हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर ऐसा यहाँ पर माहौल रहेगा, ताकि वो जाकर के समाज में एकदम से आप कह सकते हैं अनजाना ना फील करें। इसके लिए यह खुला जेल जो है वो निर्मित किया गया है, और यह निर्मित किया गया है जिला बेमेतरा में। ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे, बेमेतरा में यह निर्मित किया गया है। फिर हम देखते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। यह इंडेक्स लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्रालय के मुख्यतः स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था है उसका मूल्यांकन, मुख्यतः स्कूलों का मूल्यांकन, और साथ में उन स्कूलों में जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके क्रियान्वयन प्रगति का आकलन करना इस ग्रेडिंग इंडेक्स का मुख्य हमारा उद्देश्य था। तो इसका कैसे इसमें किया गया है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। क्या इसकी संरचना रही है, कैसे इसमें मूल्यांकन किया गया है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो कुल अंक यानी 1000, या जो भी हमारी ग्रेडिंग इंडेक्स थी, जैसे भी मूल्यांकन किया गया है, इसमें कुल अंक था हमारा 1000। और स्कूलों का मूल्यांकन, या आप कह सकते हैं राज्यों का मूल्यांकन जो किया गया है, 2 श्रेणी के अंतर्गत किया गया है। 2 श्रेणी के अंतर्गत 6 डोमेन बनाए गए थे। इस 6 डोमेन के अंतर्गत 70 इंडिकेटर्स में राज्यों के स्कूलों का मूल्यांकन किया गया है, और मूल्यांकन करके इनको सभी में स्कोर दिया गया, और स्कोर के आधार पर अलग अलग ग्रेडिंग की गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रैंक नहीं दिया गया है राज्यों को, यहाँ पर मुख्यतः ग्रेडिंग की गई है। जैसे जिस राज्यों के अंक 941 से 1000 के बीच में आते हैं उन्हें उत्कर्ष राज्य घोषित किया गया। जिन राज्यों के अंक 761 से 940 के बीच में आते हैं, यानी 60 से 90% के बीच में, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उत्तम 1, उत्तम 2, उत्तम 3, यानी आप बोल सकते हैं 80 से 90 वाले, फिर 70 से 80 वाले, फिर 60 से 70 वाले, इस प्रकार से। वैसे ही प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3 के अंतर्गत, फिर आकांक्षी 1, 2, 3, यह जो सबसे निचला ग्रेड था हमारा आकांक्षी 3, इसके अंतर्गत भी ग्रेडिंग वगैरह जो है राज्यों को प्रदान की गई। तो पहले हम देखते हैं ये श्रेणियां क्या क्या रही हैं। तो इस श्रेणियों के अंतर्गत आप देखें, परिणाम एक श्रेणी है जिसके अंतर्गत जो हमारे डोमेन थे, अधिगम, परिणाम एवं गुणवत्ता, यानी आप कह सकते हैं लर्निंग आउटकम की यहाँ पर बात हो रही है। लर्निंग आउटकम की यहाँ पर बात हो रही है, यानी जैसे बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, लिख पा रहे हैं कि नहीं, गणित वगैरह इनसे हल हो रहे हैं कि नहीं, विज्ञान की समझ इनमें कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें हमारी लर्निंग आउटकम के अंतर्गत देखी गई। फिर पहुंच, यानी स्कूल का एक्सेस कितना है, 6 से 14 साल के बच्चे यहाँ पर कितने एनरोल हो रहे हैं, जो एनरोल हो रहे हैं वो रुक रहे हैं कि नहीं, कि ड्रॉप आउट रेट इनका लगातार बना हुआ है, क्या इनको समस्याएं आ रही है, ये सारी चीजें देखी गई पहुंच के अंतर्गत। फिर आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज इनकी कैसी है, साफ पानी है कि नहीं पीने लायक, लैब वगैरह यहाँ पर मेंटेन है कि नहीं, टॉयलेट्स वहाँ यहाँ पर खासकर जो छात्राएं हैं उनके लिए है कि नहीं, बिजली वगैरह है कि नहीं, मैदान खेल के है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें देखी गई। तो ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स है ना, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। ये है हमारे डोमेन और ये है हमारे श्रेणी। ऐसे ही एक हमारा डोमेन था समानता, इक्विटी, यानी SCs, STs, PWDs, यानी आप कह सकते हैं जो वंचित क्षेत्र है, पीड़ित क्षेत्र है, शोषित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के छात्रा या छात्र या विद्यार्थी, इन सबके लिए समान शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है कि नहीं, इनको प्रवेश मिल रहा है कि नहीं, इन किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जा रही है। फिर दूसरा श्रेणी बनाया गया शासन एवं प्रबंधन का, यानी शासन प्रक्रियाएं, गवर्नेंस प्रोसेस इसमें कैसा है, गवर्नमेंट फंड इनको मिल रहे हैं कि नहीं, स्कूल्स को मिल रहे हैं तो इनका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, यानी गणवेश जो मुफ्त में दी जाती है बच्चों को वो मिल रहे हैं कि नहीं, पाठ्य पुस्तक मिल रहे हैं कि नहीं, मिड डे मील स्कीम इसमें चल रही है कि नहीं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी गई। शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी शिक्षक खाली पद भरने से नहीं, इनकी क्वालिटी कैसी है, इनको लगातार ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं, टीचर्स जो आप कह सकते हैं सफिशिएंट अवेलेबल हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आधुनिक तरीके से पढ़ा पा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी गई शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत। तो इसमें जो कुल अंक रखे गए थे वह लगभग 770 अंक तो इसी में थे, और इसमें 230 अंक थे। तो सभी में कुछ अंक प्रदान करके राज्यों का एक एग्रीगेट स्कोर निकाला गया, और उसके हिसाब से इनको ग्रेडिंग में डिवाइड कर दिया गया, ग्रेडिंग में इन्हें विभाजित कर दिया गया। उत्कर्ष, फिर उत्तम 1, 2, 3, प्रचेष्टा 1, 2, 3 और आकांक्षी 1, 2, 3, जिसमें सबसे निचला ग्रेड आकांक्षी का था और उसमें भी आकांक्षी 3। अब इसमें हम देखते हैं कि राज्यों की स्थिति क्या रही है, ये हम पहले देखते हैं। तो ये देखिए, यह भारत का मैप है और यह इसकी कलर कोडिंग है। यदि आप देखें, अंक सीमा 941 से 1000 के बीच उत्कर्ष राज्य थे, शामिल राज्य इसमें एक भी नहीं, उत्तम 1 में भी नहीं, उत्तम 2 में भी नहीं और उत्तम 3 में भी नहीं।
तो आप देख लीजिए हमारी स्कूली शिक्षा का क्या हाल हो रखा है। तो खैर यहाँ पर आप समझिए उत्तम 3 तक यहाँ पर कोई भी राज्य यहाँ पर शामिल नहीं हो पाया। प्रचेष्टा 1 यानी 701 से 760 के स्कोर तक केवल 2 राज्य इसमें शामिल है। प्रचेष्टा 2 इसमें 6, प्रचेष्टा 3 इसमें 9, आकांक्षी 1 इसमें 15, आकांक्षी 2 इसमें 3 और आकांक्षी 3 में केवल 1 जिला। और यदि हम देखें कि प्रचेष्टा 1 में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो प्रचेष्टा 1 में आपको मुख्यतः 2 राज्य ही मिलेंगे। और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा यहाँ पर आप देखिए गोवा है और एक है हमारा पंजाब। पंजाब और गोवा ये जो 2 राज्य हैं ये हमारे प्रचेष्टा 1 में यानी टॉप में शामिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ जो है वो आकांक्षी 1 इस कैटेगरी में रहा है। आकांक्षी 1 यानी 521 से 580 नंबर वाले में छत्तीसगढ़ जो मुख्यतः रहा है। और इसी में सबसे ज्यादा राज्य शामिल है, लगभग 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। तो प्रचेष्टा 1 में आप देखिए चंडीगढ़, पंजाब ये मुख्यतः शामिल है, साथ में गोवा। सबसे निचला राज्य जो आकांक्षी 3 है वह है हमारा स्टेट ऑफ मेघालय। तो मुख्यतः हमको इसमें जो हमारे शीर्ष राज्य हैं उसको याद रखना है। शीर्ष राज्य हमारा रहा था पंजाब, सबसे निचला राज्य जो रहा है वह रहा है मेघालय। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो वह रहा है कि इसमें किस कैटेगरी में, आकांक्षी 1, ये आपको मुख्यतः याद रखना है। आकांक्षी 1 कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य रहा था। यहाँ पर आप देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की यदि बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, फिर साथ में आपकी जो एक्सिस है, ये सारी चीज़ों में यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत बताई गई है एक्सिस वगैरह में। इसलिए भी क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र जो है भौगोलिक दुर्गम है, बीजापुर क्षेत्र है, सुकमा क्षेत्र है, यहाँ पर स्कूलों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, टीचर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो छत्तीसगढ़ राज्य इसमें पिछड़े तौर पर बताया गया है। ये चीज़ आपको मुख्यतः याद रखनी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की क्या कैटेगरी रही है या क्या स्थिति रही है, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ जो है आकांक्षी 1 इस कैटेगरी में शामिल हुआ था, यानी इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को रखा गया। फिर हम देखते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। ये भी वैसा ही कुछ हमारा आप कह सकते हैं इंडेक्स है, परंतु यह मुख्यतः है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। वह था हमारा राज्यों के लिए और यह था हमारा जिलों के लिए। इसे भी जारी करता है भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय यानी स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग। इसमें क्या किया जाना है, सभी जिलों के स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना है। इसमें सभी जिलों को शामिल किया जाता है। कुल 784 जिले इसमें मूल्यांकित किए गए। पिछले साल जो थे 782 जिले शामिल किए गए थे, इस साल 784 किए गए, 2 जिले और बढ़ा दिए गए, दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं, बिचोम और केई पन्योल। इसमें क्या था, इसमें भी वैसे ही हमारे 6 श्रेणियां हैं जिसके अंतर्गत 11 डोमेन है और इसमें 70 इंडिकेटर्स है जिसके आधार पर सभी जिलों को स्कोर प्रदान किया गया। और वह कुल स्कोर का एग्रीगेट था 600, कुल 600 अंकों में इनको स्कोर प्रदान किया गया और इनकी अलग अलग ग्रेडिंग बनाई गई। इसमें भी अलग अलग ग्रेडिंग्स वगैरह बनाए गए, वैसा ही ग्रेडिंग जैसा अभी हमने पीछे देखा था, उत्कर्ष, उत्तम 1, उत्तम 2, उत्तम 3, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3 और आकांक्षी 1, ऐसे यहाँ पर ग्रेडिंग यहाँ पर निर्मित की गई। तो उत्कर्ष में भी आप देखें कोई जिला नहीं है, उत्तम 1 में भी देखें आप कोई जिला नहीं है, उत्तम 2 में 19 जिले शामिल थे, उत्तम 3 में 97 यानी 97, प्रचेष्टा 1 में 325 जिले शामिल थे जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिले शामिल है, प्रचेष्टा 2 में 307 जिले जिसमें छत्तीसगढ़ के 15 जिले शामिल है, प्रचेष्टा 3 में 36 और आकांक्षी 1 में कोई भी जिला शामिल यहाँ पर नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की इसमें स्थिति देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों की यदि आप रैंकिंग देखें, एक तो क्या है, छत्तीसगढ़ के जिले 2 कैटेगरीज में शामिल है, हमारे प्रचेष्टा 1 और प्रचेष्टा 2, 18 और 15 जिले। और छत्तीसगढ़ राज्यों की जिलों की यदि रैंकिंग देखें तो राज्य में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला जिला रहा है रायगढ़ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रहा है सरगुजा, तीसरे में रहा है बीजापुर। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे पिछड़ी स्थिति देखी गई है वह देखी गई है सुकमा की और उससे पहले नारायणपुर की, यानी 32वां रैंक रहा है नारायणपुर का और लाखरी रहा है सुकमा का। और यहाँ पर क्या है, आप देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, घनघोर वन क्षेत्र है, तो यहाँ पर स्कूल अवेलेबिलिटी, टीचर अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज, आधुनिक शिक्षा, ये सब और फिर लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर कम है। ये सब के कारण ये जो है राज्य बहुत ही, या यह जो जिला है बहुत ही पिछड़ा रूप से साबित होकर के सामने आया है। ये कुछ चीज़ें आपको मुख्यतः इसमें ध्यान रखनी है कि कुल अंक इसमें 600 थे, कुल क्षेत्र इसमें 11 डोमेन श्रेणियां हैं, 6 डोमेन है हमारे 11। छत्तीसगढ़ के 18 जिले प्रचेष्टा 1 में शामिल है, 15 प्रचेष्टा 2 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे छत्तीसगढ़ जिलों की रैंकिंग, ये आपको याद रखनी है, पहले स्थान पर रहा है रायगढ़, दूसरे में रहा है सरगुजा, तीसरे में रहा है बीजापुर, और यदि सबसे आखिरी की बात की जाए तो सबसे आखिरी में रहा है जिला सुकमा। फिर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। यह क्या है, नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है, यह इसका पहला एडिशन है, यह आपको मुख्यतः ध्यान रखना है, इसका पहला संस्करण है, इसलिए इससे प्रश्न आने की संभावना 90% से भी अधिक है।
इसमें से आपको प्रश्न मिल ही सकते हैं, मिल ही सकते हैं, मिल ही सकते हैं। ऐसा ही पिछले साल मैंने जो हमारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसके बारे में कहा था और उसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी था। ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स के बारे में आपको खासकर ध्यान रखना है। नीति आयोग द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी 36 का यहाँ पर मूल्यांकन किया गया। क्यों यह इंडेक्स लाया गया इसे आप समझिए। पहले क्या होता था, हमारा वर्ल्ड बैंक द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता था जिसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। यह निकाला जाता था वर्ल्ड बैंक द्वारा, जो बताता था कि कौन सा देश जहां पर माहौल अच्छा है कि बिजनेस वहां पर फले फूले, स्टार्टअप इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम जहां पर बहुत अच्छा है। ऐसा यह इंडेक्स निकाल करके देश दुनिया को दिखाता था। अब वर्ल्ड बैंक ने इसे क्या किया, बंद कर दिया। अब चूंकि यह इंडेक्स पहले वर्ल्ड बैंक निकालता था तो इसी को कॉपी करते हुए भारत ने यानी नीति आयोग ने अपना एक इंडेक्स निकाला था, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स इंडिया के लिए, और इनमें राज्यों का आकलन किया जाता था। अब वर्ल्ड बैंक ने इसे तो बंद कर दिया तो नीति आयोग ने बोला फिर इसे हम क्यों कंटिन्यू रखें, इसे भी हम बंद कर देते हैं। परंतु अब चूंकि इसे तो हमने बंद कर दिया, पर देखना तो आवश्यक है कि कौन सा राज्य इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, कहाँ पर निवेश की अधिक संभावनाएं हैं, कहाँ पर पॉलिसी अच्छी बनी हुई है, ये सारी चीजें तो मूल्यांकित करनी ही थी। इसलिए नीति आयोग ने एक नया, आप कह सकते हैं इंडेक्स, एक नया संस्करण, एक नए प्रकार का यहाँ पर इंडेक्स लॉन्च किया जिसे नाम दिया इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। और इस वर्ष इसका पहला संस्करण नीति आयोग ने लॉन्च किया है। यह प्रकाशित किया गया था नीति आयोग ने, जैसे अभी हमने चर्चा की। कुल स्कोर इसके अंतर्गत थे 184 इंडिकेटर्स के अंतर्गत सभी राज्यों का इसमें आकलन किया गया। क्या आकलन किया गया है, निवेश तत्परता वहां पर कैसी है, निवेश का वातावरण कैसा है, स्टेट की पॉलिसीज कैसी है, कितनी आसानी से वहां पर लाइसेंस मिल जाएंगे, कितनी आसानी से एनओसीज मिल जाएंगे, कितनी आसानी से क्लियरेंस मिलेंगे, कितनी आसानी से ग्रीवेंस जो हमारी होती है बिजनेस की वो सॉल्व आउट की जाती है। ये सारी चीजों के यहाँ पर इंडिकेटर्स बना करके राज्यों को मूल्यांकित किया गया था। फिर राज्यों को मूल्यांकित करने के लिए क्या किया गया, 84 इंडिकेटर्स तो रखे गए, इनको 8 पिलर्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया था। आप देखिए, यह है बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो इसका वेट रखा गया था 25% का। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी किस राज्य में रोड अच्छे हैं, पोर्ट वगैरह से इनकी कनेक्टिविटी कैसी है, चाहे सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इनकी डिजिटल कनेक्टिविटी कैसी है। तो इसमें जो कुल भारांश रखा गया था यानी कुल वेटेज था 25% का, यानी 100 में से 25 अंक जिसके बढ़िया हैं इसी में मिल जाएंगे। फिर व्यावसायिक वातावरण यानी बिजनेस क्लाइमेट उस राज्य का कैसा है, निवेश का माहौल कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, सिविक सेंस वहाँ पर कितना बढ़िया है बिजनेस को लेकर के। संसाधन रिसोर्सेज की बात यहाँ पर देखी गई कि लैंड अवेलेबिलिटी वहाँ है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, लेबर फोर्स वहाँ पर चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो कितना अवेलेबल है, नियम की सुगमता यानी रेगुलेटरी ईज वहाँ पर कैसा है, व्यापार से जुड़े कानून स्वीकृति ये सब कितने आसानी से वहाँ पर हो जाते हैं। सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी की यहाँ पर बात की गई कि सरकारी नीति यानी औद्योगिक नीति कैसी बनाई गई है राज्य की, वहाँ का टैक्स पॉलिसी कैसा है, राज्य प्रोत्साहन के लिए क्या क्या कार्य करती है। फिर वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्थ राज्यों का देखा गया कि स्टेट फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, उनका वित्तीय घाटा प्रबंधन कैसा है। फिर संस्थागत वातावरण यानी इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट देखा गया, प्रशासनिक क्षमता वहाँ पर कितनी है, कितना निवेश वह वहन कर सकता है, वहाँ की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कैसी है नियम कानून कायदों को लेकर के। फिर पर्यावरणीय लचीलापन यानी एनवायरमेंटल रेजिलियंस देखा गया, सतत विकास, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। ये सब बातों के बारे में इन राज्यों का, सभी राज्यों का आकलन किया गया और उसके आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया जिसका कुल अंक था 100। तो इस प्रकार से 100 अंक का यह पूरा तरीके से फ्रेंडलीनेस इंडेक्स था। इन 100 अंकों में सभी राज्यों को स्कोर दिए गए और उन्हें अलग अलग ग्रेडिंग्स में बांट दिया गया। यह ग्रेडिंग थी आपकी परफॉर्मर्स जिनके स्कोर 50 से अधिक आए, जिसमें देश के 5 राज्य शामिल थे। फिर फ्रंट रनर्स आए जिसके स्कोर 45 से 50 के बीच में थे, उसमें 15 राज्य शामिल थे। इमर्जिंग परफॉर्मेंस 40 से 45 यानी 8 राज्यों की स्कोर 40 से 45 के बीच में रहे। और आखिरी में रखा गया एस्पायरिंग स्टेट्स को, इनके स्कोर थे 40 से कम, इसमें 8 राज्य शामिल थे। तो यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए उससे पहले हम देखते हैं राज्यों के अलग अलग परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। तो यदि देश में बात की जाए तो पहला स्थान रहा गुजरात का। परफॉर्मेंस में आप देखो 5 राज्य शामिल है, हमारे 5 राज्य शामिल है, उसमें भी पहला स्थान जो रहा है वह रहा है गुजरात का, दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान रहा तमिलनाडु का। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पर ओवरऑल यदि देखा जाए यानी बड़े राज्य की श्रेणी में यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान रहा था 9वां। बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा था 9वां। इतनी चीजें आपको इसमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। आगे छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। मुख्यतः आपको इसमें याद रखना है नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया, फर्स्ट एडिशन इसका था
कुल स्कोर 100 थे, 84 इंडिकेटर्स थे। फिर 8 पिलर्स के अंतर्गत 84 इंडिकेटर्स के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया और 100 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए थे। 4 ग्रेडिंग्स में राज्यों को डिवाइड किया गया, जिसमें पहला स्थान रहा गुजरात, फिर रहा महाराष्ट्र, फिर रहा तमिलनाडु और फिर रहा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का स्थान रहा 9वां। छत्तीसगढ़ के बारे में अभी और आगे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो यह देखिए, बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शनकारी पहले स्थान पर रहा गुजरात, फिर रहा महाराष्ट्र, फिर रहा तमिलनाडु। पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य के बारे में यदि देखें, 10 पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 7 हो गए हमारे नॉर्थ ईस्ट के, फिर हो गए सिक्किम, फिर हो गया उत्तराखंड और हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। तो आप देखिए, पहला स्थान रहा उत्तराखंड का, दूसरा रहा असम का, तीसरा रहा हिमाचल प्रदेश का। यूनियन टेरिटरी और शहरी राज्यों में यदि हम देखें तो पहला स्थान रहा था गोवा का, फिर रहा दिल्ली, फिर रहा चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ का यदि इसमें प्रदर्शन आप देखेंगे तो ओवरऑल स्कोर जो छत्तीसगढ़ का रहा 47.5। ओवरऑल रैंक यानी टोटल 36 स्टेट्स प्लस यूटीज में यदि छत्तीसगढ़ का रैंक देखें तो रैंक रहा था 12। और बड़े राज्यों में यानी केवल बिग स्टेट्स में यदि हम देखें तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान रहा था 9वां। श्रेणी रही हमारी फ्रंट रनर। और इस फ्रेंडलीनेस इंडेक्स के अनुसार प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है हमारी, यानी पर कैपिटा जो हमारी इकोनॉमी है, जीडीपी है, वह है 1 लाख रुपए, यानी 1,20,067 रुपए हमारी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है। पर कैपिटा यहाँ पर इनकम आप बोल सकते हैं इस इंडेक्स के अनुसार। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पर आपको रैंक मुख्यतः याद रखनी है, 12वां रैंक ओवरऑल बड़े राज्यों में रैंक, 9th श्रेणी थी हमारी फ्रंट रनर्स की। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अभी हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा सम्मान दिया गया, जिसमें उत्कृष्ट विधायक सम्मान यदि हम देखें तो धर्मलाल कौशिक जी को प्रदान किया गया। ये जो बिल्हा से आते हैं यानी बिल्हा क्षेत्र के विधायक हैं, सत्ता पक्ष से आते हैं यानी बीजेपी के हैं। फिर एक सम्मान दिया गया राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, जो कि अपोजिशन से आते हैं, अकलतरा से ये विधायक है आईएनसी के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। संसदीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया 3 पत्रकारों को, संतराम साहू, डॉक्टर राजेश राजा, सौरभ सिंह परिहार। हालांकि इनके नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आपको थोड़ी बहुत हो सकता है कभी पूछ दे, तो ये आपको जरूर याद रखना है। उत्कृष्ट विधायक सम्मान यहाँ पर किनको दिया गया, धर्मलाल कौशिक जी को और राघवेंद्र कुमार सिंह जी। फिर नई नियुक्तियां की गई है, नए बोर्ड में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको इसमें कुछ कुछ नियुक्तियों के बारे में ध्यान रखना है। जैसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है डॉक्टर ममता साहू। बिल्कुल आप कह लीजिए क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, 5 स्टार रेटिंग में दूंगा इस प्रश्न के लिए, ये तथ्य को आपको इसमें मुख्यतः ध्यान रखना है। फिर छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है डॉक्टर वर्णिका शर्मा। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई है शालिनी राजपूत जी। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुधीर गौतम जी। छत्तीसगढ़ केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं गौरी शंकर श्रीवास। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री रामलाल चौहान। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री राजेंद्र नायर। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं आनंद निषाद। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं श्री आनंद तिवारी, जिनका नाम है राजीव लोचन दास महाराज। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं श्री मंगलदास ठाकुर जी को। फिर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश कुमार राजपूत और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं किशोर महानंद जी को। तो ऐसे कुछ बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के नाम याद रखने हैं। मुख्यतः आपको नाम याद रखने हैं महिला आयोग अध्यक्ष के डॉक्टर ममता साहू। फिर बाल संरक्षण आयोग अध्यक्षा का नाम याद रखना है आपको डॉक्टर वर्णिका शर्मा। हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष के नाम याद रखने हैं शालिनी राजपूत जी। फिर अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष का नाम याद रखना है आपको रामलाल चौहान जी। ये 4 तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए, ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। फिर कुछ वन लाइनर्स हम देखते हैं। 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया 17 जुलाई 2026 को रायपुर में। इसकी थीम रखी गई थी साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। रागी प्रोसेसिंग का पहला यूनिट स्थापित किया गया है ग्राम गनेगेरा, जो कि है जिला महासमुंद के अंतर्गत। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना, जिसमें 70+ जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कैशलेस इलाज यानी निःशुल्क इलाज जो है वो प्रदान किया जा रहा है। इसकी क्रियान्वयन में जो राज्य में प्रथम जिला रहा वह रहा सारंगल बिलाईगढ़। एग्री स्टेक परियोजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के पंजीयन में जो पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा वह जिला है बेमेतरा। उठ लइका अभियान, जो कि कुपोषण से संबंधित है, उसके अंतर्गत किस जिले की 299 आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्णतः कुपोषण मुक्त घोषित किया गया, वह है जिला राजनांदगांव। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग ने एक नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी है, वह स्थापित किया जाएगा जिला धमतरी में। रुद्रेश्वर कॉरिडोर परियोजना यह संचालित की जा रही है जिला धमतरी में। काशी विश्वनाथ परियोजना के तहत इसे भी विकसित किया जा रहा है, कॉरिडोर जो बना हुआ है हमारा। राष्ट्रीय गौरव पक्षी सारस क्रेन, ये एक पक्षी का नाम है सारस क्रेन। यह देखा गया था कहाँ,
कुंवरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आर्द्रभूमि जो कि स्थित है सरगुजा में। बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब जो है उसका लोकार्पण किया गया डिमरापाल जगदलपुर में। कैथ लैब जो है मुख्यतः हार्ट से रिलेटेड जो हमारा लैब है, हार्ट वगैरह के जो भी यहाँ पर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, एंजियोग्राफी, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। कैथ लैब, अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण यहाँ पर किया गया जगदलपुर में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में चयन किया गया रागिनी साहू। ये क्या है, स्पेस किड्स इंडिया मिशन द्वारा संचालित एक मिशन है, चंद्र उपग्रह मिशन। इसमें क्या किया जा रहा है, 108 देश की विभिन्न छात्राओं को शामिल किया जा रहा है। यही चंद्र उपग्रह यानी सैटेलाइट निर्माण करेंगी, यही उसे डेवलप करेंगी, और इसके पीएसएलवी यानी पेलोड जो निर्मित किया जाएगा, यानी इस उपग्रह को ले जाने के लिए जो पेलोड निर्मित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, वह भी इन छात्रों द्वारा विकसित किया जाएगा। ऐसी योजना स्पेस किड्स इंडिया द्वारा लाई गई है, और उसी में भारत देश में जिन 18 छात्राओं का चयन होना है उनमें से एक के रूप में चयनित हुई है रागिनी साहू, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। इनका नाम अभी हाल में ही बहुत चर्चा में था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर मत्स्य बीज उत्पादन मामले में छत्तीसगढ़ का देश में स्थान रहा 5वां। मत्स्य उत्पादन में यहाँ पर आप देखिए मछली बीज उत्पादन में 5वां है, और मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है 6वां। राज्य स्थापना दिवस पर नए राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई है, वह की गई है संत रविदास जी के नाम से, और तीजनबाई के नाम से भी एक अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई है। किस संस्थान के साथ छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक एमओयू साइन किया गया है, आईआईटी मद्रास के लिए, आईआईटी मद्रास के साथ। फिर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा किया गया, तो वह है चांपा, बालोद एवं सरोना। सरोना रायपुर के अंतर्गत, चांपा जांजगीर चांपा के अंतर्गत, बालोद तो आप जानते ही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 की वार्षिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना जो घोषित किया गया बोधघाट, जो कि स्थित है जगदलपुर में। शैली गुप्ता, इनका संबंध किस खेल से है, तो यह है मत्सोगी 2, एक प्रकार का यह खेल है कराटे वाले खेल से संबंधित। कुछ लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, और ये इस पर मेडल जीत करके ला रही हैं। सेवा सेतु पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध सेवाएं कितनी है, 520। जब यह शुरू किया गया था पोर्टल, तब शुरुआत में लगभग 421 सेवाएं इसके अंतर्गत दी जा रही थी। पीएम राहत योजना तहत गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने में सहयोग करने वाले व्यक्ति को प्रति घटना पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, कितनी, तो वह होगी ₹25,000। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर की विश्वविख्यात ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन वृक्ष, इस धातु की शिल्पकृति भेंट की है किसको, न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। जो पीएम मोदी हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कई यहाँ पर देशों की फॉरेन ट्रिप में गए थे, तो न्यूजीलैंड के पीएम जो है क्रिस्टोफर लक्सन, उनको ये कृति जो है वो प्रदान की है। तो यह था हमारा जुलाई महीने पर बेस्ड छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। इस पर बेस्ड हमारा एमसीक्यू के वीडियो भी डल चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। हर महीने के 50 जो बेस्ट एमसीक्यूज होते हैं उसका भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जा करके उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और कुछ करंट अफेयर्स और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।